नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए 90 नंबर वाला। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के जो तल है उस पर जी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो सेम रखना है और यहाँ पर क्या है, जो त्रिज्या है वो 1% तक कम हो रही है। तो इस कंडीशन में जी का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, G इक्वल टू GME/RE का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, जो G है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा RE, और ये इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जगह नहीं, यहाँ से लिखते हैं। तो ये जो G था उसकी जगह में हम चेंज हो रहा है तो G को इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि ये डेल जो होता है वो चेंजेस को डिनोट करता है। यहाँ पर -2 जो पावर में है वो सामने आ जाएगा और यहाँ पर फिर जो RE है वो उसको हम लोग चेंज के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो त्रिज्या है वो कितनी दी हुई है और यहाँ पर -1 लिखेंगे, क्योंकि जो देखिए ये 1% कम हो रही है, मतलब सिकुड़ रही है, कम हो रही है, तो कम को माइनस से डिनोट कर देंगे, तो -1। तो डेल जी और जो जी है वो दोनों कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो 2% तक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जी का मान क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, 2% बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर ही क्यों उबलता है। देखिए पानी को उबलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन जब हम लोग ऊंचाई में जाते जाते हैं तो वहाँ पर जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप में ही उबलने लग जाता है। तो ऐसे क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए जब ऊंचाई बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और अतः उबलने का जो बिंदु होता है वो क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 92 नंबर में, साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है, वहाँ का जो प्रेशर होता है वह कैसा होता है। तो देखिए साबुन जो होती है वो झाग देती है तो उसमें भी बुलबुले बनते हैं। तो उस बुलबुले में जो उस अंदर की जो प्रेशर होती है, दाब होती है, उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब होता है साबुन के बुलबुले के जो अंदर का दाब होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पर, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी घर्षण की कमी होगी तब हमारी जो पैर होगी वो अच्छी पकड़ नहीं कर पाएगी, जिसके कारण जो होती है हम फिसल सकते हैं। तो घर्षण होना आवश्यक है ताकि हम अच्छे से चल सकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर 94 नंबर वाला, कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है। तो देखिए जब भी जो बैरोमीटर होती है उससे हम जो वायुमंडल में जो प्रेशर होता है, दाब होता है, उसका मापन के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पर जब इसमें हम देखेंगे कि अचानक जब बैरोमीटर का जो पारा है वो गिर जाए तो वो क्या को दिखाता है, आंधी या झंझावात की संभावना जो है वो उसको बताता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन से भरे हुए पॉलीथीन का एक गुब्बारा है, उसको आप पृथ्वी के तल से छोड़ेंगे तो जैसे वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समतल की अपेक्षा पर्वत पर जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होने लगती है। तो इसीलिए जो पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर के जाते हैं, ताकि अगर वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो, सांस लेने में दिक्कत हो तो वे उसका उपयोग कर सकें।
तो यहाँ पर इसका रीज़न क्या है? देखिए, ऊंचाई बढ़ने पर जो वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन जो है वह कमी हो जाती है, इसलिए वहाँ पर जो ऑक्सीजन की आवश्यकता हमको बढ़ने जाती है हमारे शरीर में। नेक्स्ट है, जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में जो पारा है गिर जाता है, क्यों? इसका आंसर क्या होने वाला है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब होगा वो क्या हो जाएगा? निम्न हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। जब भी हवाई जहाज जो होती है उसको उड़ान भरने के लिए उससे पहले वो क्या कर लेते हैं? थोड़ी उड़ान भरते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। कार्यकारी वायुदाब को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है कि हवाई जहाज को उड़ने से पहले जो हवाई मार्ग रहता है उसमें उसको थोड़ा दौड़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 99 नंबर का, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? तो एक गुब्बारा है रबड़ का, उसको हाइड्रोजन से भर दिया गया है तो वो वायु में ऊपर जा कर के वो फट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा वायु दाब घटने के कारण ही होता है। ऊपर में क्या होता है? वायु दाब घट जाता है जिसके कारण गुब्बारा जो है वो फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 100 नंबर का, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों? देखिएगा, जो प्रेशर कुकर में खाना पकाया जाता है वो थोड़ी जल्दी पक जाती है, और ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप जो है वो बढ़ जाता है। अब वो प्रेशर कुकर में आप ढक्कन लगा देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? प्रेशर अधिक हो जाएगी, और जब प्रेशर अधिक हो जाएगी तो वहाँ क्या हो जाएगा? उसका ताप बढ़ जाएगा और खाना जो है वो कम समय में पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका आंसर हो जाएगा। जो सूर्य होती है वहाँ पर नाभिकीय संलयन होता है। वहाँ पर हाइड्रोजन आपस में मिलकर संलयन की अभिक्रिया के द्वारा हीलियम बनाते जाते हैं, और यही क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डायनेमो परिवर्तित करता है किसको? यहाँ पर जो डायनेमो होते हैं वो किसको परिवर्तित करता है? तो देखिए, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। जो यांत्रिक ऊर्जा रहती है, मैकेनिकल ऊर्जा होती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, जो डायनेमोज होते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो ये क्या हो जाएगा? प्रकाशीय ऊर्जा। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से वो किसका उत्पादन करेगा? प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा पदार्थ हमें क्या पाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है बी। तो कोई ऐसे रबड़ का गद्दा है जिस पर हम बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार जो है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसा उसमें स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है? देखिए, चली हुई गोली, तो जो गोली जहाँ पर भी गति होती है वहाँ पर गतिज ऊर्जा रहेगी। तो चली हुई गोली, तो गोली चल के आई है तो उसमें भी गतिज ऊर्जा होगी। बहता हुआ पानी, यह भी बह रहा है, यह भी गति कर रहा है, तो यहाँ पर भी गतिज ऊर्जा होगी। चलता हथौड़ा, ये भी मूवमेंट में है, तो ये भी गतिज ऊर्जा होगी। लेकिन खींचा हुआ धनुष अभी हम खींच के ही बस रखे हुए हैं, उसको हमने चलाया नहीं है। तो जब हम खींच के रखे हुए हैं तो उस समय उस पर कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं हो रही है। इट मीन्स यहाँ पर गतिज ऊर्जा नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले देखिए, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, गतिज ऊर्जा की फॉर्मूला क्या होती है? 1/2 mv का स्क्वायर। और यहाँ पे वस्तु की गति को दुगुनी करना है, यानी कि वेग को आप डबल कर लो, तो क्या हो जाएगी? 1/2m, और v की जगह में 2v रखेंगे क्योंकि डबल कर लिया है हमने। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, और फिर बाकी 1/2mv का स्क्वायर, तो कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। तो जितना भी गुना दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध काम करता है। क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण होती है वो नीचे की ओर लगती है और हम सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहे हैं, तो व्यक्ति के गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करते हैं। इसलिए पर हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा थकावट होती है, लेकिन जब हम लोग सीढ़ी से उतरते हैं तो उस समय हमें उतनी थकावट नहीं होती, हम आराम से उतर जाते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन होता है किया जा सकता है और न ही विनाश? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? हाँ, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट होने वाला है ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि कोई भी द्रव्य है ना तो वो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। इसी प्रकार ऊर्जा का होती है, तो ये क्या हो जाएगा? किस नियम पर आधारित है? संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा का तो ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस उसका क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का अनुप्रयोग है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पास्कल का नियम। तो स्वचालित वाहनों में द्रव चालित जो हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं वो किस पर सिद्धांत पर काम करते हैं? पास्कल के नियम के सिद्धांत पर यहाँ पर काम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रेल की पटरियां अपने कर्व्स पर किस कारण से बैंक्ड की गई होती है? तो जो रेल की पटरियां होती है अपनी वक्रों पर किस कारण से बैंड की गई होती है? तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। कोई भी साइकिल सवार है
वो देखिए, या बाइक में आप जा रहे हैं तो अगर कोई ऐसे राउंड वाला सड़क आ जाएगा, मोड़ वाला, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, घूमेंगे तो वो अंदर की ओर थोड़ा धंस जाएगा या झुक जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण अलग हो जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल। तो वहाँ पर कौन सी जो नियम है वो काम करती है? अपकेंद्रीय बल के कारण हम जो भी दूध है उसमें से क्रीम को बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता, क्यों? कोई एक बाल्टी है, वो पानी से भरी हुई है और ऊपर उसको घुमा रहे हैं तो उसमें का जो पानी है वो नहीं गिरता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए अपकेंद्र बल पानी की वजन से अधिक होता है, जिसके कारण पानी जो है वो उसमें से नहीं गिरती है। नेक्स्ट है यहाँ पर वॉशिंग मशीन। जो वॉशिंग मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? तो वो भी देखिए यहाँ पर अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है। दूध से क्रीम का निकालना वो भी अपकेंद्रण का कारण है। बाल्टी जो पानी से भरी है उसको आप जोर से घुमा रहे हैं तो उसमें से जो पानी नहीं निकल रही है तो उसका भी कारण है कि वहाँ पर जो अपकेंद्रण बल है वो उसकी वेट से ज़्यादा है। और यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन है इस पर भी अपकेंद्रण बल काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का जो कारण है वह क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर काम करता है? क्या होने वाला है इसका आंसर? तो इस देखिए इसका आंसर होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। जो जेट होते हैं वो क्या करते हैं? रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई भी रॉकेट है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है? इस वेग को हम पलायन वेग के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर से आप किसी चीज़ को भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगी? पृथ्वी पर कभी भी लौट कर नहीं आएगी और इसे ही क्या कहा जाता है? पलायन वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 120 नंबर वाला 120, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? जो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होती हैं इनकी जो आवर्तकाल होती है वो कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होने वाला है 24 आवर्स होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर कभी भी लौट कर नहीं आएगी, जिसको कि हम लोग पलायन वेग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब एक पत्थर को हम चांद की सतह से पृथ्वी पर ले आते हैं तो उसमें का जो भार होता है वो बदल जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन जो जी का मान है वो क्या होता है? चेंज होता रहता है। पृथ्वी पर जी का मान लो ये जी है पृथ्वी पर, और यही चीज़ जो होती है वो चांद पर कितना हो जाती है? G/6, मतलब कम हो जाती है 1/6 से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो लिफ्ट में कोई व्यक्ति है तो उसको अपने जो वास्तविक भार है उससे भी अधिक लगती है। तो वो किस कारण से होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तभी ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई जो गेंद है वो क्या होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी।